बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र से आई एक खबर ने तहलका मचा दिया है। महाराष्ट्र के एक पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर ने दावा किया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उनको आदेश दिया गया था। इसके लिए रिवॉल्वर वारंट सब दे दिया गया था और कहा था पहले जाकर के मिलो और फिर उनको उठा करके लाओ, गिरफ्तार करके लाओ। ये उस वक्त एटीएस के सीनियर ऑफिसर परमवीर सिंह ने ऑर्डर दिया था, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे थे। अब लेकिन उन्होंने दबाव में ऐसा काम नहीं किया। हम लोग बात ये कर रहे थे कि सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये कि सीधे आरएसएस चीफ को उठा करके लाना, गिरफ्तार करना है। और मामला आतंकवाद का मामला, बॉम्ब ब्लास्ट का मामला, उस मामले में मालेगांव के ब्लास्ट के मामले में यह आदेश जारी किया गया था। 2008 में ये धमाका हुआ था सितंबर में, और ये बात जो है संघ प्रमुख बनने के बाद मोहन भागवत की, मार्च 2009 के बाद की बात है, क्योंकि वो मार्च 2009 में बने ही हैं। तो उसके बाद उनको कभी कहा गया कि आप जाकर के उठा के, सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है ये। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक सबने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया। कल मालेगांव ब्लास्ट का फैसला भी आया, आपने देखा, इसमें सब लोग बरी हो गए। कुछ रिएक्शंस और हैं, सुनते हैं। जिस तरह से एक एटीएस के अधिकारी कह रहे हैं कि उस समय दबाव इस तरह का था कि मोहन भागवत का भी नाम वो उसमें डाले, कैसे आप देखते हैं? मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे बहुत सारे लोग थे अतीत में जो केवल राजनीतिकरण करना चाहते हैं, पाकिस्तान को छूट देना चाहते हैं, भारतीयों को, हिंदुओं को, दूसरे धर्म के लोगों को दोष देना चाहते थे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज ये साफ आ चुकी है कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स के बाद, एनआई स्पेशल कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2006 आरोपियों को छूट दी, उस वर्डिक्ट को उन्होंने स्टे किया। आज ये बात साफ है कि आज भारत में एक निर्णायक सरकार है, जिनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहते हैं और निर्दोष लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, मुझे याद है 26/11/2008 के बाद मैं जब लोकसभा में आवाज़ उठा रहा था कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए, उसी समय कुछ लोग मुंबई में पुस्तक का विमोचन कर रहे थे जहाँ में आरएसएस को दोष दे रहे थे, हिंदुओं को दोषी मानते। तो इन लोगों को आज जवाब देना होगा। तो अब बीजेपी तो सीधे सवाल पूछ रही है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, कि इस मामले पर वो बोलें कुछ। लेकिन राहुल गांधी तो मालेगांव धमाके की कोर्ट जजमेंट पर ही कल बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस विषय पर तो क्या ही बोलेंगे कांग्रेस के नेता? देखिए, मैं तो ये कहूंगा ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी, क्योंकि बार बार जो हिंदू संगठन है वो बार बार, और बाकी सारे नेता भी ये बहुत प्राउडली बोलते हैं कि जो हिंदू जो लोग हैं उनमें से कोई आतंकवादी नहीं होता, हिंदू आतंकवादी नहीं रहते हैं। तो इस पूरे प्रेमाइस को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए हिंदू आतंकवाद और जो भगवा आतंकवाद, इस तरह की जो टर्म्स कॉइन करने की कोशिश की गई थी, और उसके चलते ये जो पूरा मामला हुआ था, इसमें पहले भी बार बार जितने प्रज्ञा ठाकुर या फिर जो कर्नल पुरोहित है वो बार बार ये कहते थे कि ये पूरा मामला जो है ये साजिश के तहत हमें फंसाने की कोशिश की गई है, और वो प्रूव भी हुआ जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया। तो ये जो साजिश थी ये हिंदू समाज को बदनाम करने की थी, और इसी के तहत ये जो वैसे एक लेवल पर आप देखिए तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा अविश्वसनीय इंसान नहीं लगता। ये कोई नहीं कह रहा कि ये जो अफसर कह रहे हैं कि भाई इसको फेस वैल्यू पे आप ले लीजिए, आरोप तो उन्होंने हालांकि लगाया ही है और बाद में ये कोर्ट भी गए इन सब बातों को लेकर के। लेकिन 2002 के दंगों के बाद तो नरेंद्र मोदी के ऊपर जांच बैठाई गई थी, बाकायदा एसआईटी ने इंक्वायरी की थी, तो वो सब केंद्र नहीं करा था ना। और अगर उसमें कोई गुंजाइश मिली होती तो ये तो बीजेपी खुलकर कहती है कि उस वक्त तैयारी थी कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, तो संघ प्रमुख पर भी क्यों नहीं सोच सकती कांग्रेस? सौरभ जी, इस देश में स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी, मैं उसकी सूची अभी गिना सकता हूं, बड़ी लंबी सूची है। एक दिन मैं खोज रहा था कि बार बार ये कहा जाता है कि ये तो भाजपा कर देती है, संघ कर देता है। मैं 1800 के बाद से लिस्ट निकाल रहा था, सन 1800 के बाद से। 1800 से बाद से जो पूरी लिस्ट थी वो क्या कर रही थी? वो लिस्ट जो है बताती है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी रही वहां दंगे होते गए, कभी पारसी के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी हिंदू के साथ, कभी मतलब अलग अलग लोगों के दंगे होते चले गए। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे दंगे होते रहे और ये दंगे एक तरह से मुसलमान करते रहे या पाकिस्तान मुसलमानों को आतंकवादी बना के भेजता रहा, तो इसमें हिंदुओं का तो कोई रोल था नहीं। क्या हिंदू इसको मुसलमान को आतंकवादी बना रहा था? नहीं बना रहा था। फिर ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, हिंदू राजनीति करने वाले, हिंदू एकता का संगठन करने वाले लोग इसको अपने एक प्राइड के तौर पर, गौरव के तौर पर, गर्व के तौर पर लेते हैं, और जो हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति बात की जाती है उसको भी ये साबित करते हैं।
अब इसको अगर आप देखें तो जिस तरह से जो शब्द फ्रॉड सेकुलर मैं कहता हूं उसको आप और परिभाषित होते हुए देखिए। और ये बड़ा अच्छा है कि महबूब मुजावर जी हैं, ये मुस्लिम पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर इंस्पेक्टर थे, पहले खारिज हो वरना जाते। पहले तो खारिज हो जाता। इन्होंने एक बात कही, मैं इनको सुन रहा था, तो इन्होंने कहा यह नहीं कहा गया कि गिरफ्तारी का वारंट दे दिया गया हो, कहा गया हो कि गिरफ्तारी कर लो। इन्होंने कहा कि जाके भागवत को उठा कर लाओ। यानी जो गली मोहल्ले का गुंडा हो, अपराधी हो, जो कोई ऐसे गलत काम करता हो, आप दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन को इस तरह से करते हैं। राहुल गांधी की आप बात सुनिए, संघीय ये इसमें ये कर दिया। सामान्य इस देश के बुद्धिजीवियों की बात सुनिए, कुछ नहीं सूझेगा, किसी से तर्क में नहीं जीतेंगे, कहेंगे संघीय। इसका मतलब ये हुआ संघ को, हिंदू पहचान को, हिंदू संस्कृति को एक अपमानित करना, एक हीन भावना में डालने की साजिश थी। और जरा आप बताइए, मलिहाबाद से लेकर जितने दंगे आज तक हुए हों, क्या राज्य के किसी मुख्यमंत्री को ऐसे घेरा गया जैसे नरेंद्र मोदी को घेरा गया? अच्छा, आगे इस पर ये महबूब मुजावर जी जो एटीएस के पूर्व अधिकारी हैं, इनसे हमारे सहयोगी ने भी बात की अलग से, सुनिए। सर, पूरी स्टोरी क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी, किस प्रकार से आपने इस रोल निभाया इस जांच में? मेरे को एटीएस में डेपुटेशन पे लिया गया था और जो फरारी आरोपी है, जो अब्सकॉन्डर है, उनको तपास करने के लिए मेरे को आदेश था। उसमें रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनके बारे में मेरे को आदेश थे। और मेरे जो बॉस थे, मेरे को आदेश देने वाले जो थे वो परमवीर सिंह थे और उनके हायर अथॉरिटी थे। इस तपास के लिए मेरे को महाराष्ट्र में से 24 ऑफिसर पुलिस कर्मचारी दिए गए थे। वो मेरे पसंद के कर्मचारी दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। और उसके अंदर आदरणीय मोहन भागवत जी को भी उठा के लाने के लिए आदेश थे, जो कि भयानक थे। वो मैंने नहीं किया। जो अभी आप कह रहे थे, इन्होंने फिर वही शब्द कहे कि मेरे को आदेश थे मोहन भागवत को उठाकर लाने के। और इन्होंने बताया कि मुझे डेप्यूटेशन पर भेजा गया था एटीएस के अंदर, और मुझे इन्होंने कहा कि चॉइस के अफसर दिए गए थे। जो अफसर तुमको चाहिए अपनी टीम में वो तुमको दिए जाएंगे। इनकी एक बात और मैं बोल दूं, इन्होंने कहा कि मैं करता कैसे, भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद कुछ होता ही नहीं है। ये आप तय करके बिना किसी प्रमाण के, और कोई आदमी, और देखिए वो जो दिख रहे हैं, ये 5 वक्त के नमाजी दिख रहे हैं, पक्के वाले मुसलमान दिख रहे हैं। ये पूरी लड़ाई लड़के अदालत में जीत कर आए हैं, इसलिए इनकी बात को हम खारिज नहीं कर सकते। यानी इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसमें ये बरी होकर आए हैं। ये लेकिन कह रहे हैं कि उसके बावजूद चूंकि आरोप लगा था हमारे ऊपर, तो आज भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। सर, इस मामले में वैसे कोई बहुत हैरानी की बात है कि बीजेपी आरएसएस की टॉप लीडरशिप को किसी तरह कानूनी जाल में फंसाना चाहती थी। मतलब फंसाना कहिए या उनके खिलाफ कुछ ढूंढ कर निकालो, किसी भी तरीके से इनके ऊपर कानूनी फंदा होना चाहिए, ये कोशिश होती थी। 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू हो गया था। इशरत जहां के मामले में अमित शाह के खिलाफ किस तरीके से किया गया था कि अमित शाह को फंसाने की कोशिश की गई, अमित शाह उससे बरी होकर निकले पूरी तरीके से। तो ये 2002 से जो शुरुआत हुई थी, और फिर अब ये आता है कि जब 29 सितंबर 2008 को ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, तो क्या ये प्रश्न नहीं उठेगा कि इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी थे? क्या ये तय नहीं था कि मालेगांव में ब्लास्ट करवाओ और ये इसकी भूमिका बनाओ, संघ को इसके अंदर शामिल करो? ब्लास्ट के तुरंत बाद एक हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया? चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे कैसे बोलने लगे बिना जांच के कि ये भगवा आतंकवाद है, इसके अंदर हिंदू आतंकवाद के लोग शामिल है? क्योंकि ये पहले, मुझे लगता है पहले तैयारी कर ली गई थी। ये जांच होना चाहिए कि मालेगांव में ब्लास्ट किसने करवाया। क्या इसमें मोहन भागवत को, संघ को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए यह ब्लास्ट करवाया गया था? इसकी पूरी विस्तृत जांच होना चाहिए, एसआईटी गठित होना चाहिए, और पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है परत जब निकलेगा तो असली चेहरा सामने आएगा कि वो कौन लोग थे जो संघ को इसमें मामले में बदनाम करना चाहता था और संघ प्रमुख को गिरफ्तार करना चाहता था। तो संघ प्रमुख की सीधी गिरफ्तारी ये सोच में रही हो उस वक्त की लीडरशिप की? देखिए, बिलीवेबल है? लीडरशिप की सोच में रही या कुछ लोगों की सोच में रही या अधिकारियों की सोच में रही, इस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो बयान दे रहे हैं मुजफ्फर साहब जो है, तो सही दे रहे हैं, उन पर डाउट करना ठीक नहीं। उनसे कहा गया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आए थे। अच्छा,
जो ये कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे जो शंकराचार्य सो कॉल्ड थे, इनके सबके जो बयान उस वक्त जो जारी किए जाते थे मीडिया में, उसमें ये आता था इनका। नहीं, मुझे भी याद है या ये कहीं पे आती थी भाई इसमें आरएसएस के लोग भी मीटिंग में शायद हाँ जाते हैं। वो जो भोसले मिलिट्री कॉलेज था जिसमें पुणे के पास जहाँ की ट्रेनिंग की बात कही गई थी, तो ये सब था इसमें। बहुत मैं तो बार बार कह रहा हूँ, दो आदमी जो इस पूरी चेन में हैं, दोनों बीजेपी में हैं। आरके सिंह होम सेक्रेटरी भगवा आतंकवाद वाले के टाइम में, और दूसरे अशोक चौहान मुख्यमंत्री। ठीक बात तो दो बीजेपी में ही हैं। तो जांच कर लो भाई, उनसे बुला के पार्टी खुद ही पूछे, सरकार पूछ ले, और उसके बाद आगे कार्रवाई बिल्कुल जांच होनी चाहिए और लाना चाहिए तथ्य सामने कौन है इसके पीछे। नहीं, कम से कम मीडिया में स्टेटमेंट तो दें लोग। ये दोनों लोग बीजेपी में इस वक्त आज सीनियर लोग हैं। इसमें एक चीज है, मिलिंद देवड़ा भी गोलमोल में स्टेटमेंट दे रहे थे, जो आजकल अभी शिवसेना शिंदे में है। वो भी अभी उनका आप क्या सुन रहा था, वो दे तो रहे थे, बड़ा कुछ बचते बचाते, क्योंकि उस समय मंत्री थे वो भी सरकार में, क्योंकि उनके पिताजी मंत्री थे। ऐसे मामलों में निजी बातचीत नहीं होती है ना, इसको समझिए। ये मसला नहीं है कि अशोक चौहान या आरके सिंह या कोई भाई चेन में थे। आप जांच कराइए और जांच में इन लोगों से पूछिए। हाँ पूछिए, जांच में पूछिए। ये निजी बातचीत नहीं है कि आज उस पार्टी में परमबीर सिंह आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने इस व्यक्ति ने चेन में थे ये महबूब मुजावर ने नाम लिया है एक ही आदमी का, वो है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह आईपीएस अफसर है, बात 2008 की है, तो सीनियर पोस्ट पर रहे होंगे। तीसरी चेन में हुआ परमबीर सिंह है। नहीं, क्या परमबीर सिंह कितने बड़े अफसर हो, आरएसएस चीफ को उठाकर लाने का आदेश दे सकता है क्या? हिम्मत नहीं है। जब तक बहुत ऊपर से हाथ नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी एसीपी, सीपी, ज्वाइंट सीपी इसकी हैसियत का काम नहीं है। संघ के प्रमुख पर आप इस तरह से हाथ डालने की बात करो। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ हाथ नहीं डालना है भाई। और मुझे तो याद आता है, अभी किसी ने मुझे ध्यान दिलाया, पहली बार संघ को देश भर में धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। संघ आमतौर पर नहीं करता है। संघ की पूरी लीडरशिप को इसमें बुक करने की साजिश थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो समीर जी कह रहे हैं, मैं उससे कुछ हद तक सहमत होता हुआ दिखता हूं कि ऐसा तो नहीं कि कोई और बड़ी साजिश थी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। क्योंकि संघ के लिए, वरना मालेगांव में धमाका हुआ। मालेगांव के धमाके में मुस्लिम इलाका है, तो सीधा शक किस पर जाएगा? हिंदू संगठनों पर जाएगा। आपने बिना प्रमाण के प्रज्ञा ठाकुर को उठा लिया, आपने बिना प्रमाण के कर्नल पुरोहित को कह दिया चूंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में था इसलिए आरडीएक्स बना लेगा। आपने बिना प्रमाण के अभिनव संस्था जो भी थी उसको उठा लिया और फिर कहा कि ये सब लोग संघ के लोगों के साथ मिलते थे। अब लेकिन बहुत गंभीर बात है और सरकार को इस पर आगे कुछ जांच जरूर करानी चाहिए। संघ के खिलाफ की गई थी। तो एक पैटर्न था ना पूरा। सर आगे बहुत सी खबरें हैं। कोलकाता से आपको एक खबर दिखाता हूं, हैरान करने वाली खबर है। कोलकाता में एक मॉडल और अभिनेत्री, इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट किए तो पता लगा कि ये बांग्लादेशी हैं। ये फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस की छापेमारी में ये बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार हुई है। इस महिला के पास ना वीजा, कोई वैलिड आधार नहीं भारत में रुकने का, लेकिन भारत का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है इसके पास। और ऐसे कई सालों से ये भारत की नागरिक बन के रह रही थी। पुलिस ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। इस महिला का नाम है शांता पॉल। ये बांग्लादेश में टीवी एंकर और अभिनेत्री थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इसने हिस्सा लिया और यहाँ केरल में भी कोई एशिया की कोई ब्यूटी पेजेंट में भी इन्होंने जाकर के हिस्सा लिया एज इंडियन। शांता पॉल के फ्लैट से बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला, रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड मिला, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र मिला और 2 अलग अलग पते के भारत के आधार कार्ड मिले। वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी मिला। पुलिस के मुताबिक शांता पॉल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके के एक मकान में किराए पर रह रही थी। कोर्ट ने 8 अगस्त तक इसको अब पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस अब UIDAI जो आधार जारी करती है, चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि कैसे भारत में इसके दस्तावेज जो हैं वो बन गए। इसके उनका पिता जो है वो भी शायद यही रहता है भारत में, उसके पास भी वैलिड ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। हम इससे पहले जिस संस्थान में मैं काम करता था वहां पे हमने बाकायदा एक अंडरकवर रिपोर्टर को जो है 2 रिपोर्टर्स को भेजा था और बंगाल के उस इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, और वहाँ पर बाकायदा ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप अगर बांग्लादेश से किसी को लाना चाहते हैं तो हम उसको ले आएंगे। उसके बाद यहाँ आकर ज़्यादातर बांग्लादेशी जो हैं अपने जो पासपोर्ट हैं
या वहाँ का जो आइडेंटिटी है उसे जला देते हैं। कुछ रखते भी हैं लेकिन ज़्यादातर उसको जला देते हैं और यहाँ की आइडेंटिटी एक्वायर करते हैं, जिसमें आधार कार्ड भी है, जिसमें बाकी भी है, यहाँ तक कि पासपोर्ट वगैरह भी सोचिए, acquire करते हैं। सब कुछ पासपोर्ट बांग्लादेश का, आधार कार्ड और document सब वहां पे हो जाता है, वहाँ राशन कार्ड सब कुछ दिलाया जाता है और घुसपैठिए इसके का लिए सबसे बड़ा पैसा, सबूत है। और आपको हैरानी होगी इसके लिए 20-30 हजार रुपए सिर्फ वो जो एजेंट है वो चार्ज करते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तो जितनी, और अब अच्छा हुआ ये एसआईआर की कार्रवाई के नाम पर जो बिहार में चल रही है, ये डिबेट इतना बढ़ गया तो पूरे देश को पता लग रहा है कि ये धांधली आपके देश में हो रही है। मोदी जी तो और बोल इसको लेकर के कोई कलेक्टिव पॉलिटिकल विल नहीं है। सोचिए कि सारे नेता क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मांग करती भाई पहचान करो और बांग्लादेशियों को बाहर करो? बिल्कुल होना चाहिए, और ये मांग कब से चल रही है? दुर्गापुर कोई में नई मांग नहीं है, कब से मांग चल रही है कि इनको आइडेंटिफाई करके बाहर करें। अभी दुर्गापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि बांग्लादेशी में बहुत बड़ा बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे हुए, उनको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, और जो एसआईआर की जो बिहार में चल रहा है ये बंगाल में भी होगी और एक भी घुसपैठिया बंगाल में रहने नहीं देंगे। ये तो सीधा सीधा सबूत है घुसपैठिया का कि किस तरीके से बांग्लादेश से भारत में आकर बंगाल में आकर सारे कार्ड बनवा लिए और आराम से देश के अंदर रह रही है। तो सबसे बड़ा सबूत है घुसपैठिए का। और बिहार में पूछा जाता है कि घुसपैठिए कौन है, बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल के नाम पर बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी को अगर पकड़ा जा रहा है तो वो बांग्लादेश अस्मिता का सवाल बना रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है सर ये मुद्दा। बिल्कुल किसी के लिए इशू नहीं है। इस सरकार में किस पर काम होना शुरू हुआ, अदरवाइज कोई और पार्टी नहीं बोल रही। और अब जब केंद्र सरकार पकड़ रही है, असम में पकड़ रही है, बंगाल में पकड़ रही है, केंद्र सरकार गंभीर है इसको लेके, तो अब यह कहा जा रहा है कि बंगाल अस्मिता की बात है। अब यह शुरुआत हो गई है और अभी कई शांता पॉल पकड़ा में आने वाली है। यूपी से खबर बताते हैं आपको। यूपी से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। यूपी में पहली खबर तो यह कि प्राइमरी स्कूलों का जो मर्जर सरकार ने जिसका आदेश दिया था, इस पर जब खूब विवाद हुआ और समाजवादी पार्टी ने खासकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो अब सरकार ने इस फैसले में थोड़ा फेरबदल किया है। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी अगर दो स्कूलों के बीच की है तो उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर दो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं वही मर्ज होंगे, उससे ज्यादा डिस्टेंस के नहीं। इसके अलावा किसी स्कूल में अगर 50 या ज्यादा बच्चे हैं तो वो स्कूल भी किसी और दूसरे स्कूल के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब 50 मिनिमम स्ट्रेंथ अगर है वो स्कूल बरकरार रहेगा। अच्छा, जिन स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है और नए पैमाने पर वो फिट नहीं बैठते हैं तो ऐसे मर्जर्स कैंसिल होंगे। दरअसल सरकार के इस मर्जर वाले फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने ये माहौल बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये वही स्कूल मर्ज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं जहां स्कूलों में वोटिंग सेंटर बनते हैं तो जहां पर पीडीए का वोट है। मतलब जिन इलाकों के अंदर ऐसे स्कूलों में हमें वोट मिलता है, बीजेपी को वोट नहीं मिलता, वही स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब इस पर हंगामा हुआ, पॉलिटिक्स हुई, तो सरकार ने फिर इसमें कुछ फेरबदल किया है। और यह आरोप भी लग रहा था सरकार के ऊपर कि भाई आप अब पैसा बचाने के लिए जो है स्कूल ही बंद किए जा रहे हो, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हो, या प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा फैसला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की यह नैतिक हार है। अब चूंकि उन्होंने शिक्षा की बात कर दी, पीडीए की भी बात कर दी, तो मैं आपको अगली खबर बताता हूं। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ जो हैं, इनकी इन बातों के बाद एक पीडीए पाठशाला शुरू हुई। पीडीए की पाठशाला, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला में सियासी पाठ जो है, अल्फाबेट्स, वो पढ़ाए जा रहे हैं। यहां बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर, आप गेस कीजिए, आप में से कोई गेस करना चाहता है? डिंपल। सही जवाब, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। सुनिए जरा आप क्या बातें हो रही हैं स्कूल में जाकर के, पीडीए की पाठशाला में। ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव।
पीडीएस स्कूल के बारे में ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या कहें? तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। आपने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा। नहीं, ए फॉर एप्पल क्या है, आज से आम भी पढ़ा। अखिलेश जी का जवाब चलिए तो अपनी जगह पर कि मैं अपना नाम थोड़ी बदल लूंगा, और लेकिन वो ए फॉर अखिलेश, बी फॉर जो भी पढ़ाना आप पढ़ाइए, बाबा साहब पढ़ाइए, लेकिन कम से कम ए टू जेड की ऐसी तैसी तो ना कीजिए। वो AKINMO हो गया उनका, वो ABCD भी जो है वो कम से कम पूरी नहीं बता पा रहे थे। जो पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं सपा के नेता। अच्छा, ए फॉर अमिताभ बच्चन क्यों नहीं, या ए फॉर अमित कुमार क्यों नहीं, अमित शाह भी हो अमर सकता सिंह है। क्यों नहीं, अमित अमित शाह शाह भी हो क्यों नहीं? तो ये अजीब सी बात है। अब आप ये देखकर दुख ये होता है कि आप बच्चों को बता रहे हो जाकर के ये सब बातें। क्या लेना देना बच्चों का इन सब चीज़ों से? त्रिपाठी जी। देखिए, सबसे पहले तो यही कि अगर ये इतने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे थे और सचमुच समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग गंभीर होते इनकी शिक्षा के प्रति, तो जो भी नज़दीकी विद्यालय होता वहाँ इनका दाखिला कराते। ये वो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसके तहत एक PDA विद्यालय कर दिया गया और नेताजी लोग अपने आसपास के परिवारों से बच्चे लाकर बिठा लिए और इस तरह का एक बहुत ही फूहड़ वीडियो बनाया है। दुर्भाग्य उसके ऊपर हो जाता है, तितलव की दूजे नीम चढ़ी। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया पढ़ के लौटे हैं, ठीक है, उन्होंने वहां से जो भी डिग्री ली हो, वो कह रहे हैं कि हम अपना नाम थोड़ी ना बदल देंगे। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी की पाठशाला बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। आप देश के लिए कोई करिए, आप कहिए कि उत्तर प्रदेश के लिए हम ये बच्चे तैयार करें, आप उनको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा अच्छा बताइए। देश के लिए बताइए कि भाई देश ही देश समझना है, पार्टी वार्टी सब बात में है। आप अखिलेश यादव और डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं। पता नहीं एम पे मुलायम सिंह यादव भी नहीं था इसमें, यहां तक भी नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए लगता है कि राजनीति का इससे फूहड़ प्रदर्शन नहीं हो सकता, भौंडा और फूहड़ प्रदर्शन, और वो भी इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। यूपी से एक और खबर, आज बड़ी ऐसी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। रसूख और पद मिलता बहुत लोगों को है, पचा कम लोग पाते हैं। कई बार तो लोग सत्ता के नशे में जो हैं खुद ही गलत राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन यूपी में एक मंत्री हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। यूपी में मामला जो है वो उल्टा निकला। मंत्री जी ने अपने निजी सचिव, अपने PA को पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया। ये मंत्री हैं असीम अरुण, यूपी के समाज कल्याण मंत्री। इनके विभाग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने इन्हीं के निजी सचिव पर, जय किशन सिंह पर, छेड़खानी का आरोप लगाया था और असीम अरुण से शिकायत की। वो पुलिस के पास नहीं गए, असीम अरुण को ही बोला कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, और असीम अरुण ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और अपने PA को कहा कि इनको उठाकर क्या ले जाइए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए। राजनीति में आने से पहले असीम अरुण खुद भी IPS अफसर ही थे, लेकिन ये जो बात, जो अंदाज था इनका, ये सबको खूब पसंद आया। सुनिए सर, एक सुनाता हूं। मेरे कार्यालय में कई कर्मी नियुक्त हैं और एक महिला कर्मी जो आउटसोर्सिंग बेसिस पे रखी गई हैं, उनके द्वारा एक निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ मुझे आज शिकायत दी गई। शिकायत का मजमून ये था कि उनके साथ कम से कम 2 बार इस व्यक्ति ने, कानूनी भाषा इस्तेमाल करूं तो मोलेस्टेशन या शील भंग की घटना की, और एक घटना कल भी ऐसी हुई थी। इतनी गंभीर आरोप पे 2 निर्णय लिए गए। एक, थाने पे सूचित किया गया, FIR दर्ज की गई और उसकी कार्रवाई की गई। दूसरा, मैंने बात की है प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन से, उनको पत्र भी भेजा है तत्काल इस हिसाब से कि एक प्रशासनिक जांच भी हो और इस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। बहुत सराहनीय कदम। देखिए, असीम अरुण जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। इनके पिताजी श्याम अरुण भी उत्तर प्रदेश के DGP रहे, बहुत ही शानदार अधिकारी वो भी थे, और असीम अरुण भी उतने ही शानदार अधिकारी हैं। और जिस तरह से असीम अरुण साहब से ये अपेक्षा थी कि इस तरह का एक्शन लेंगे, ये उन मंत्रियों में नहीं है कि जिनके PA, जिनके बेटे, जिनके स्टाफ के लोग मनमानी करें सड़कों पर और वो उनको बचाते घूमें। इसलिए असीम अरुण, आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह का निधन हुआ था तब भी इन्होंने बताया था कैसे SPG में थे, मनमोहन सिंह की गाड़ी जो है तो इनका बहुत चलता। तो ये उस तरह के अधिकारी हैं और बहुत ही बेहद ईमानदार और बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ किस्म के व्यक्ति हैं। इसलिए ये योगी जी ने इनका जो सिलेक्शन किया था, ये कानपुर के कमिश्नर थे, इनके बारे में अब जो आप जैसी बातें इनको बाकायदा इस्तीफा दे करके, और ये जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत जब परेशान थे तो योगी जी ने इनसे कहा कि आप जैसे लोगों की जरूरत है हमको और आप इस्तीफा दीजिए। आज भी बहुत पॉलिटिकल बात करने में थोड़ा हिचकते हैं। हाँ।